हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पीटी 2025 के इस आंसर डिस्कशन सेशन या एनालिसिस सेशन में हम एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस को देखेंगे कि कैसे ये क्वेश्चंस फ्रेम हुए। इस साल अगर हमको देखने मिले तो एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस थोड़े से थिन डाउन हुए हैं और सबसे पहली बात हमको देखने मिलती है एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस में बायोडाइवर्सिटी का सेक्शन थोड़ा सा थिन डाउन हो गया। पिछले सालों में हम देखते थे कि बायोडाइवर्सिटी के 2 या 3 इनफैक्ट 4 फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आपको देखने मिलते थे। इस बार बायोडाइवर्सिटी थोड़ा सा कम है, 2 क्वेश्चंस हमको देखने मिले बायोडाइवर्सिटी से। साथ में थोड़ा सा नेचर भी चेंज हुआ है क्वेश्चंस का। इस बार एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस हों या और भी जगह पर हम जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं जिसमें 3 स्टेटमेंट्स दिया है उसने थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट किया है, क्योंकि अब सिर्फ कॉन्सेप्ट या इंफॉर्मेशन या फैक्ट काम नहीं करेगा, उस इंफॉर्मेशन का इन्फरेंस भी काम करेगा, जो इस बार इंपॉर्टेंट हो गया। तो इस बार हम देखेंगे कि कैसे ये एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस हमें बने हैं and how they have been placed for various different utilities and how they have been linked with what you have studied in your classroom also or what you have studied with rest of the things in current affairs as well, right? So quickly अगर हम देखें तो कुछ factual questions जो initially आपको देखने मिलते हैं coming from the environment and climate change related aspect, जिसमें सबसे पहला question factual नहीं है, in fact ये conceptual question है। The first one which speaks about the wet bulb temperature. Now wet bulb temperature basically ये एक ऐसा concept है जो किसी भी एरिया में temperature और relative humidity इन दोनों के जब continuous measurements किए जाते हैं या relations को देखा जाता है तो उन relations को समझने के लिए ये wet bulb temperature और उसका concept create किया जाता है। wet bulb temperature basically is that temperature जहां पर जो एयर है हमारे सराउंडिंग में वो और ज्यादा वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब नहीं करती या वाटर वेपर्स को बनाती नहीं। तो ये अपने मैक्सिमम वाटर वेपर्स जब एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, जनरली हम जानते हैं कि जब भी सन रेज पड़ते हैं वाटर वेपर्स इवेपोरेट होते हैं, एयर में जाकर के रिलेटिव ह्यूमिडिटी बना देते हैं। जब एयर का एक रिलेटिव ह्यूमिडिटी बन जाता है या सैचुरेशन बन जाता है तो उस सैचुरेशन में कितना मिनिमम टेम्परेचर वहां पर जा सकता है उसका मेजरमेंट डिफाइन करता है द वेट बल्ब टेम्परेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ वेट बल्ब टेम्परेचर बेसिकली रिलेट्स विद द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन दैट पर्टिकुलर एरिया, और ये डिफाइन करता है कि आसपास के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो हैबिटेबिलिटी है किसी भी ह्यूमन की या ह्यूमन कॉलोनी की वो कैसी होगी। साथ में ये ऐसा भी डिफाइन करता है कि जब वेट बल्ब टेम्परेचर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट या वेट बल्ब टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 35 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आ जाता है तो यहाँ पर ह्यूमन हैबिटेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाती है। अभी जनरली ये बोला जाता है कि इंडिया के बहुत सारे सिटीज में जहां पर ग्रीन हाउस गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, क्योंकि ये मोस्टली बढ़ेगा किस कारण से, 2 चीजों से। पहली बात तो ये ग्रीन हाउस गैसेस कैसी है, दूसरी बात क्या है रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैसी है, और रिलेटिव ह्यूमिडिटीज तो एवपोरेशन से आएंगे ही आएंगे, वाटर वेपर तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ही है। तो जब हम इस बात को देखते हैं तो क्या व्हाट इज दैट टेम्परेचर रेंज एट विच द सैचुरेशन ऑफ द एयर रीचेस अप टू, या 100% ह्यूमिडिटी की तरफ एयर बढ़ जाता है, वो कैसा सैचुरेशन रेंज है, क्योंकि वहां पर जब ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी तो ह्यूमन हैबिटेबिलिटी को मेंटेन करना डिफिकल्ट हो जाएगा। इससे रिलेट करता है। तो प्रिसाइसली ये भी बताता है कि क्यों किसी भी एरिया में हीट वेव या हीट वेव से होने वाले इंपैक्ट्स की टेंडेंसी ज्यादा होगी, ये वेट बल्ब टेम्परेचर से हमको देखने के लिए मिलता है। और रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने बोला था कि इंडिया के बहुत सारे पॉकेट्स में वेट बल्ब टेम्परेचर 35 डिग्रीज के आसपास पहुंच रहा है, जिसका मीनिंग यह है कि ह्यूमंस के एग्जिस्टेंस में एक डिस्कम्फर्ट आ जाएगा, एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमंस वुड कम डाउन, जो काम हम कर सकते हैं जिस एफिशिएंसी के साथ कर सकते हैं दैट वुड आल्सो कम डाउन। साथ में क्या होगा, साथ में द एनिमल्स एंड द सर्वाइवल ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स, इनफैक्ट पूरी बायोलॉजी का सर्वाइवल, बायोलॉजिकल बीइंग्स का सर्वाइवल डिस्टर्ब हो जाएगा, जो वेट बल्ब टेम्परेचर और उससे रिलेट करके आता है। ये क्वेश्चन ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और ये करंट अफेयर्स में भी रहा है। 2024 में अगर हम देखेंगे तो वहां पे एक जनरल कुछ न्यूज हमको देखने मिली थी जहां पर वेट बल्ब टेम्परेचर और उसकी अंडरस्टैंडिंग्स को समझा गया था। So this was there, but it is a conceptual question. So answer for this is B. Second, next question अगर हम देखेंगे
तो which organization has enacted the nature's restoration law to tackle climate change? यहां पर हमको देखने मिलता है, और ये यूरोपियन यूनियन का एक स्पेसिफाइड प्लान है जहां पर हमको ये देखने मिलता है फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑल्सो एंड फॉर क्रिएटिंग मैनेजमेंट फॉर क्रिएटिंग सस्टेनेबल मैकेनिज्म्स टू काउंटर दी क्लाइमेट चेंज ऑल्सो, जो यूरोपियन यूनियन ने स्टार्ट किया। फैक्चुअल क्वेश्चन था, करंट अफेयर्स में भी रहा है ये, जिस पर डिस्कशन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, देन दिस क्वेश्चन इज, ऑल्दो दिस क्वेश्चन मस्ट अपीयर इन इकोनॉमी, but we see this particular question with respect to environment because यहां पर ये waste management से relative question है। वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में जब भी हम बात करते हैं, स्पेसिफिकली सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जब भी हम बात करेंगे, तो रिसेंटली सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2024 में जो चेंजेस किए इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इन दी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ईपीआर यहां पर इंट्रोड्यूस किया, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ईपीआर के साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बोला कि ईपीआर हम ईपीआर एक्सटेंडेड बनाएंगे, सो इट वुड बी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सटेंडेड, राइट। दैट वुड मीन दैट ईपीआर में पहले हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोड्यूसर फिक्स करते थे, यहां पे क्या करते हैं, यहां पे हम साथ में आर को भी यूज करते हैं, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल, इस कॉन्सेप्ट को भी यूज करते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम क्या करते हैं, जो भी वेस्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, पहले या तो उसको हम रिड्यूस करें, तो इससे होगा क्या, इससे जो भी रिसोर्सेज यूज होंगे वो अपने आप उनका यूज कम हो जाएगा। अगर हम अपने कंजम्पशन या कंजम्पशन में यूज होने वाले रिसोर्सेज को, अमाउंट को रिड्यूस करेंगे तो रिसोर्स डिप्लीशन कम होगा। सेकेंड थिंग विच इज बीन स्पोकन ऑफ इज recycle. When we recycle majority of the things, the accumulation of the waste is lesser. कम accumulation, waste का accumulation कम होगा, या जो pollutants बनेंगे वो कम होंगे। So it is reduce, recycle और reuse. जब हम reuse करेंगे तो उसका भी हमें एक aspect देखने मिलेगा कि वो overall जो भी resources हैं, उन सारे resources पर जो pressure हो सकता है उसको कम कर देगा, जिससे हमारे resources ज्यादा sustainable हो जाएंगे, कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाएगा, और ये एक सर्कुलर इकोनॉमी को ड्राइव इन करेगा। तो सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से या रिसोर्स के पर्सपेक्टिव से इकोनॉमी को दो तरीके से ड्राइव इन कर सकते हैं। एक हो सकता है लीनियर पर्सपेक्टिव, जहां पर लीनियर इकोनॉमी सिस्टम चलते हैं, जहां पर रिसोर्सेज को यूज करो, कंज्यूम करो, वेस्ट को अक्यूमुलेट करो और छोड़ दो, उसके बाद रिसोर्सेज डिप्लीशन होने लगते हैं। दूसरा सर्कुलर इकोनॉमी है, जहां रिसोर्स को सस्टेनेबली यूज करो, इस तरीके से यूज करो कि उस पर पड़ने वाले प्रेशर्स कम हो जाए, रिसोर्सेस कम यूज हो, इस तरीके से यूज किया जाए कि उन रिसोर्सेस पर एक रिसाइकलिंग पैटर्न बने और पोल्यूटेंट्स का एक्यूमुलेशन कम हो, तो वो एक सर्कुलर इकोनॉमी को ड्राइव इन करता है। यहां पर जो ईपीआर है वो सर्कुलर इकोनॉमी को ड्राइव इन करता है। इसका मतलब क्या होगा, सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, ऑफ कोर्स जो पोल्यूटेंट्स निकल रहे हैं वो कम हो जाते हैं। सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द यूज ऑफ रॉ मटेरियल्स एज इनपुट, reduces the raw material, yes it reduces, because we are speaking about reduce. Circular economy reduces the wastage in the production process, yes, because we are reusing the things again and again, and we are recycling the things again and again, and this creates a constancy of resources, and so the value or the worth of the waste is being created that enhances the economy, that becomes circular economy. Over here if we look up to statement, both these statements are correct, and 2 and 3 explain the statement number 1 properly in this question, which is question number 59. Next question if we look up to in environment is relative to again the plastic pollution, और ये simple question है, अगर हम understandings को लेकर के चलते हैं तो ये news में भी रहा है। which of the above contain plastic, तो cigarette butts of course इसमें plastic होता, the filter which is contained it is made out of plastic, ये अभी news में भी रहा है। कार टायर्स ऑफ कोर्स इसमें स्टाइरीन होता है, स्टाइरीन रबर होता है जो कार टायर्स को बनाता है, जो कि इस समय पर जब इसका डिस्पोजल प्रॉपर नहीं होता तो ये ओशंस में माइक्रो प्लास्टिक का एक बहुत मेजर सोर्स बना हुआ है। फाइबर्स नंबर 1 पे है, नंबर 2 पर कार टायर्स होते हैं जो ओशंस में माइक्रो प्लास्टिक का फॉर्मेशन करते हैं, एनी प्लास्टिक विच इज ऑफ द रेंज इन द माइक्रोमीटर रेंजेस, राइट। और दूसरे होते हैं आई ग्लास लेंसेज, ये आई ग्लास लेंसेज बिस्फिनॉल ए से बनते हैं, ये भी एक टाइप का प्लास्टिक है, बीपीए से बनता है, और
ये यूज भी होता है। तो ये सभी सिगरेट बट्स हो गए, आई ग्लास लेंसेज हो गए, कार टायर्स हो गए, ऑल ऑफ देम दे आर द सोर्सेज ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन ऑल्सो, राइट। सो ऑल ऑफ देम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे इसमें, देन the question is about a factual information relative to carbon dioxide emitted from cement industry। अब देखो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को हम पढ़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन के साथ साथ हम मैक्सिमम पहुंचते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन के सोर्सेज क्या क्या, लेकिन किस लिमिट तक यहां पर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करना है उसको हमें समझना चाहिए, पहला ए। सेकेंड, रिसेंटली कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन सेक्टर वाइज, इसके बारे में करंट अफेयर्स में प्रॉपरली बहुत सारे मैगजीन्स में भी आप देखोगे, ज्योग्राफी एंड यू या एनवायरमेंट एंड यू जो बेसिक मैगजीन है, या डाउन टू अर्थ जो बेसिक मैगजीन है, उनमें भी आपको देखने मिलता है। अभी रिसेंटली सेक्टर वाइज एमिशन हमको देखने मिले, सेक्टर वाइज एमिशन रिपोर्ट्स देखने मिली, जहां से ये थोड़ा सा इन्फ्लुएंस भी होता है, ठीक है। The question says studies indicate that the carbon dioxide emission from cement industry account for more than 5% of the global carbon emission। बिल्कुल ये 5 से 8% है ग्लोबली। अब नेक्स्ट टाइम जब भी हम पढ़ते हैं तो इस डेटा बेस्ड जो चीजें होती है ना, देखो ये थोड़ा सा फैक्चुअल नेचर तो हमें सब्जेक्ट का पढ़ना पड़ेगा। तो ये कुछ डेटा होता है जिसको हमको साइड में जब हम पढ़ रहे हैं, भाई कार्बन डाइऑक्साइड के सोर्सेज तो जनरल अंडरस्टैंडिंग से आते हैं, लेकिन कौन सा पर किसका कितना परसेंट है वहां तक जाना भी हमें जरूरी होता है, इसको ध्यान में देना चाहिए, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट सेज सिलिका बियरिंग क्ले इज मिक्स्ड विद लाइमस्टोन व्हाइल मैन्युफैक्चरिंग द सीमेंट। बिल्कुल, ये जो सिलिका बियरिंग क्ले होता है या बेसिकली अर्थ एलिमेंट्स को जब हम लाइमस्टोन में मिलाते हैं तो लाइमस्टोन एक्टिवेट हो जाता है, और जब लाइमस्टोन एक्टिवेट होता है तो फिर एक क्लिंकरिंग रिएक्शन स्टार्ट होते हैं या क्लिंकर रिएक्शन स्टार्ट होते हैं। अब ये क्लिंकर रिएक्शन जब स्टार्ट होते हैं तो लाइमस्टोन लाइम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, और जब लाइमस्टोन लाइम में कन्वर्ट होता है तो इसके आउटकम से ये जनरल रिएक्शन हम सब जानते हैं कि इसके बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होती है, तो ये एमिशन का एक मेजर सोर्स बन जाता है। सीमेंट इंडस्ट्री में ये क्लिंकर रिएक्शंस पहला सोर्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन का, और दूसरा सोर्स होता है एनर्जी। अगर हम कोल एक्सेट्रा को बर्न करके एनर्जी सोर्सेस जनरेट करेंगे तो सीमेंट का दूसरा मेजर एमिशन या एनर्जी। इनफैक्ट एनर्जी और क्लिंकरिंग रिएक्शन अप्रोक्सीमेटली सेम है, 60% यहां से 40% यहां से एमिशन हमको देखने के लिए मिलता है सीमेंट इंडस्ट्री से। तो ये स्टेटमेंट नंबर सेकंड और स्टेटमेंट नंबर 3 तीनों सही है, लेकिन अगर हम इसकी साइकिल को समझेंगे, अब यहां पर इंफॉर्मेशन एक चीज है, दूसरा उसका इन्फरेंस किस तरीके का है वो हमें समझना चाहिए। तो स्टेटमेंट नंबर 3 तो बताता है स्टेटमेंट नंबर 1 के बारे में, लेकिन स्टेटमेंट नंबर 2 एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है जो सिर्फ उस प्रोसेस को बताता है, उस केमिकल रिएक्शन को बताता है, जो डायरेक्टली इसको लिंक नहीं कर रहा है। इसलिए यहां पर बी is correct for this particular question, right? नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो हमको देखने मिला क्वेश्चन इस बार फिर अगेन करंट अफेयर्स से लिंक्ड है, लेकिन करंट अफेयर्स का इन्फरेंस है, राइट। क्वेश्चन है अबाउट द यूएई डिक्लेरेशन। अब देखिए बार बार क्यों बोलते हैं हम करंट अफेयर्स में कि करंट अफेयर्स को इस तरीके से पढ़ो कि एटलीस्ट जो मेजर हैपनिंग्स है वो 2-3-4 साल की पूरी सीरीज हमको एटलीस्ट पता होनी चाहिए ना। यूजुअली क्या होता है करंट अफेयर्स में COP 29 जो इस बार करंट अफेयर्स में रहा होगा, सबने पढ़ा होगा, लेकिन क्वेश्चन किससे आ रहा है? COP 28 से। लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग से COP 28 तो लास्ट टू लास्ट ईयर का करंट अफेयर्स था, नहीं आना चाहिए था, लेकिन उसके इन्फरेंस से क्वेश्चन आ रहा है। तो जब हम सीरीज ऑफ थिंग्स या पेरिस एग्रीमेंट जब आप पढ़ते हो तो पेरिस एग्रीमेंट में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो तो पढ़ोगे, साथ में पिछले 3 साल में पेरिस एग्रीमेंट के क्या डेवलपमेंट है उसको जरूर देखना चाहिए, राइट। तो यहां पे देखोगे क्वेश्चन आया है एट द 28th यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP 28 इंडिया रेफ्रेन फ्रॉम साइनिंग द डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ, जिसको हमने UAE डिक्लेरेशन बोला था, ठीक है। हाँ, इंडिया इससे पीछे हट गया था। अप्रोक्सीमेटली 123 नेशंस ने इस ट्रीटी को साइन किया, और इस ट्रीटी का बेसिक जो एम है वो ये है कि एक सस्टेनेबल हेल्थ सिस्टम हमको बनाना है, और सस्टेनेबल हेल्थ सिस्टम में दोनों चीजें हैं। पहला तो हेल्थ सिस्टम की सस्टेनेबिलिटी को देखना, हेल्थ सिस्टम्स कैसे हैं उनको इंप्रूव करना, वो पहला एस्पेक्ट है। सेकंड एस्पेक्ट इसके गवर्नेंस को इंप्रूव करना, और तीसरा सबसे बड़ा एस्पेक्ट है कि हेल्थ सिस्टम्स को क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाना। क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाने के पीछे रीजन क्या है कि हेल्थ सिस्टम से जिस तरीके के क्लाइमेट रिलेटेड पॉल्यूशन हो रहा है
उस क्लाइमेट रिलेटेड पोल्यूशन को हमें कम करना। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है हेल्थ सिस्टम्स में? हेल्थ सिस्टम्स में दो सबसे बड़े प्रॉब्लम है। पहला, रेफ्रिजरेंट जो हेल्थ सिस्टम्स में यूज किए जाते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज में, इंडिया भी है, तो इंडिया अभी भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को यूज कर रहा है, या इनफैक्ट हम हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को यूज कर रहे हैं। हमने अपनी लिमिट्स को 2047 पे रखा हुआ है उसको फेज आउट करने के लिए, किगाली एग्रीमेंट के थ्रू, राइट। और यहां पर सब सस्टेनेबल हेल्थ सिस्टम्स की बात होती है तो सबसे पहली बात होती है जो फ्लोरोकार्बन्स आप यूज कर रहे हो उसको बंद करो और अपने जो रेफ्रिजरेंट्स हैं या फ्रीजिंग सिस्टम्स है उसको ज्यादा सस्टेनेबल बनाओ। दूसरी बात ये भी बोलते हैं कि इन रेफ्रिजरेटर्स या कूलिंग सिस्टम्स को चलाने के लिए जो एनर्जी हो रही है वो कोल से नहीं बननी चाहिए। अभी इंडिया एट प्रेजेंट इस कंडीशन में है कि वो अपनी कोल बेस्ड एनर्जी को चाहकर भी कम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे दूसरी तरफ ग्रीन टेक्नोलॉजीज की कैपेसिटीज बढ़ रही हैं, ऑल्दो बढ़ रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारी डिमांड भी बढ़ रही है। तो इंक्रीजिंग डिमांड को सफाइज कर रहा है हमारे बनने वाली ग्रीन एनर्जी, लेकिन हमारी कोल बेस्ड एनर्जी कॉन्स्टेंटली उतनी बनी हुई है, जिसको फेज आउट करने के लिए हमें और एडवांस वर्क्स करने पड़ेंगे। और अगर हम नेट जीरो की बात करें इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इंडिया ने अपना नेट जीरो टारगेट 2070 पे रखा। इसका मतलब क्या है? हमारे जो क्लाइमेट चेंजेस या क्लाइमेट रेजिलियंस की पॉलिसीज या क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए जो इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट्स हैं वो थोड़े से डिले चलेंगे। अब यूएई डिक्लेरेशन में हेल्थ सिस्टम्स का डीकार्बनाइजेशन बहुत छोटे टाइमलाइन पे रखा गया था कि इमीडिएटली आप इसमें काम करो। इसका मतलब ये होता कि जितना का हेल्थ सिस्टम है हमारा, सबको रिन्यूएबल एनर्जी की जरूरत पड़ती, सबको क्लीन रेफ्रिजरेंट्स की जरूरत पड़ती, जो इस समय पर हमारे हेल्थ सिस्टम की कंडीशंस के अकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम डबल प्रेशर में, एक पॉपुलेशन प्रेशर है, दूसरा पॉपुलेशन प्रेशर होने के साथ साथ हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेशर है वो है ही, तीसरा हेल्थ बजटरी प्रेशर्स हैं जो हमको देखने के लिए मिलते हैं। और उसके ऊपर अगर हम एक एडिशनल प्रेशर ले लेते कि हमको ग्रीन एनर्जी लेकर के आनी है हेल्थ सिस्टम्स में, तो और हमारे लिए डेंजरस हो जाता। तो इंडिया ने इससे बचा है, इंडिया इससे बाहर निकला है, इंडिया अभी इस पे नहीं जाना चाहता। ऑल्दो ये एक वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन होता, नॉन बाइंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन होता, लेकिन इसकी एक टाइमलाइन बन जाती है जिसके अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ता है। इंडिया अभी उससे रिफ्रेन कर रहा है। इसलिए स्टेटमेंट नंबर 1 that yes, India refrained from signing this particular treaty, correct. Second, declaration on climate and health is a binding declaration. नहीं, ये binding declaration नहीं है, ये एक non binding declaration है और voluntary declaration है. If signed becomes mandatory for decarbonize the sector. Mandatory तो नहीं है, लेकिन इसके guidelines को follow करना पड़ता है और in fact हमें decarbonization के तरफ जाना पड़ता है step by step, जो अभी हम रुक रहे हैं क्योंकि हम उतना पैसा पहला तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर डेवलप करना चाहते हैं या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की रीच पर देना चाहते हैं, ना कि एक एडिशनल बर्डन हम हेल्थ सिस्टम में ले लें। तीसरा, इंडियाज हेल्थ सेक्टर इज डीकार्बनाइज्ड, द रेजिलियंस ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम में बी इम्प्रूव्ड। हाँ, अगर ऐसा होगा, अगर डीकार्बनाइज कर देंगे तो रेजिलियंस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ जाएगी, दिस इज फॉर श्योर। पर अभी हम उतना पैसा खर्च नहीं कर सकते। सो इसमें अगर हम देखेंगे तो स्टेटमेंट ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ 2 and 3 इज करेक्ट। हाँ, क्योंकि ये स्टेटमेंट नंबर 2 आपको देखने नहीं मिलता, स्टेटमेंट नंबर 3 सही है एंड एक्सप्लेन्स 1 यस, ये 1 से लिंक कर जाता है। अब इन चॉइसेस में भी आप देखोगे तो यहां पर आपके पास सेकंड स्टेटमेंट सही नहीं था, ठीक है। तो इनमें अगर आप देखोगे तो ए और बी में क्या बोलता है, बोथ दी स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट, बोथ दी स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट, ये दोनों चीजों में बोलता है, आइदर एक्सप्लेन्स और नॉट एक्सप्लेन्स बोलता है। तो ए और बी ना होने के चांसेस तो वैसे भी नहीं थे इस आंसर में, राइट। हमारे पास बचता है सी, जिसमें क्या बोलता है 2 and 3 में से। अब ये थर्ड स्टेटमेंट तो कॉमन लॉजिक से सही लगता है। हाँ, ये एक था, अगर आपको यूएई डिक्लेरेशन नहीं पता है तो ये यहां पर आप फंस जाते कि ये बाइंडिंग है कि नहीं है, ये वॉलंटरी है कि बाइंडिंग है, यहां पर आकर के फंस सकते थे, राइट। तो ये एक पॉइंट बन सकता था, बट इसमें 1 और 3 ये सही आंसर बनते हैं, राइट। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो इस बार रेपिटेटिवली हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया था, करंट अफेयर्स के टाइम पे भी डिस्कस किया था और डिटेल में मैंने 2 बार इसको डिस्कस किया मंथन 360 में भी, विच इज आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। ये बेसिकली एक ऐसा आर्टिकल हमने बनाया है पेरिस एग्रीमेंट ने, जिसने कार्बन मार्केट्स, और कार्बन मार्केट्स कैसे बनेंगे, ऑल्दो पेरिस एग्रीमेंट के पहले क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर भी कार्बन मार्केट्स किस तरीके से बनेंगे या कार्बन ट्रेडिंग के बारे में बात होती थी,
लेकिन आर्टिकल 6 के थ्रू और पेरिस एग्रीमेंट के आर्टिकल 6 में ये कार्बन मार्केट और कार्बन मार्केट्स के थ्रू जो होने वाला फाइनेंस है, कार्बन फाइनेंस है, उसको प्रॉपरली रीडिफाइन किया हमने 2023, वो बनता है आर्टिकल 6। अब ये स्टेटमेंट बोलता है आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट इज फ्रीक्वेंटली डिस्कस्ड इन ग्लोबल डिस्कशंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, ऑफ कोर्स, ठीक है, it is being spoken of climate change and of course that lead towards sustainable development. Article 6 of Paris Agreement of climate change sets out the principles of the carbon market. Yes, तीन तरीके के मार्केट कार्बन मार्केट्स को डेवलप कर रहा है, इंटरनेशनल, लोकल और साथ में नॉन मार्केट्स को भी डेवलप कर रहा है बिटवीन कंट्रीज। आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट चेंज इन agreement on climate change intends to promote inter-country non-market strategies for each climatic region. अभी तक क्या था कि जब हम क्योटो प्रोटोकॉल में बात करते थे तो क्योटो प्रोटोकॉल में हमने डिफाइन पैटर्न्स लेके रखे थे, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के पैटर्न्स थे, ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन के पैटर्न्स थे, लेकिन लोकल लेवल पर अगर कोई स्टेप्स ले रहे हैं जो मार्केट स्ट्रैटेजी के थ्रू ड्रिवन नहीं है लेकिन उसको भी फाइनेंस की अगर जरूरत है, तो ये हमको देखने मिलता है रीस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, जिससे लोकलाइज्ड कार्बन मार्केट्स का फॉर्मेशन हो जाता है और सेक्टर वाइज डिकार्बनाइजेशन करने में ये हेल्पफुल हो जाता है। जैसे इंडिया की बात कर लो, अगर डिस्कॉम्स हैं या इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, वो कोई एक रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को अगर फंड करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट से हम एमिशन रिडक्शन कर रहे हैं, तो उस एमिशन रिडक्शन को हम ग्लोबल लेवल पर डायरेक्टली ट्रेडेबल बना करके उसको इमीडिएटली फंड करा सकते हैं, क्लाइमेट फाइनेंस में ला सकते हैं, जिससे होगा क्या, जो सेक्टर वाइज डीकार्बनाइजेशन है वो इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो हमारे यहाँ की इंडस्ट्रीज, जैसे इंडिया जैसे कंट्रीज की इंडस्ट्रीज और भी कंट्रीज की इंडस्ट्रीज अपने प्रोजेक्ट्स को बना करके क्लाइमेट फाइनेंस को ड्राइव इन कर सकती है, जिससे जो डिले है क्लाइमेट फाइनेंस में वो रिड्यूस होगा और जो रेजिलियंस के लिए या मिटिगेशन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़े हुए कॉन्सेंट्रेशन को कम करने के लिए जो मिटिगेशन स्टेप्स की जरूरत है, वो सारे स्टेप्स क्या होंगे, फुलफिल होने लगे। तो ये नॉन मार्केट अप्रोच का रीस्ट्रक्चराइजेशन जो हमको देखने मिलता है पेरिस एग्रीमेंट में, दैट हैज बीन द हाईलाइट ऑफ दिस। दैट्स व्हाई ये तीनों स्टेटमेंट सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये तीनों स्टेटमेंट्स में से दोनों स्टेटमेंट, दैट इज सेकंड एंड थर्ड, दैट एक्सप्लेन्स द फर्स्ट स्टेटमेंट आल्सो। राइट, नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो हमको देखने मिला नेचर सॉल्यूशन फाइनेंस हब फॉर एशिया एंड पैसिफिक, ये भी फैक्चुअल है। ये ऑर्गेनाइजेशन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के साथ साथ फिजिकल सिस्टम्स के कंजर्वेशन और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के बारे में बात करता है, जो कि एशिया पैसिफिक में एशियन डेवलपमेंट बैंक की एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है 2030 एंड ऑनवर्ड्स के लिए। राइट, तो ये ए आंसर होगा 95 का। 96 अगर हम देखते हैं तो डायरेक्ट एयर कैप्चर, ये क्लाइमेट जियो इंजीनियरिंग की टेक्नोलॉजी है। क्लाइमेट जियो इंजीनियरिंग जब हम बोलते हैं तो क्लाइमेट जियो इंजीनियरिंग का मतलब होता है वो सारे टूल्स या मैन मेड टूल्स जिनके थ्रू क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट्स को हम कम कर सकते हैं, और क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट्स को कम करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ते हुए कॉन्सेंट्रेशन को कम करना एटमॉस्फेयर में। इसमें डायरेक्ट एयर कैप्चर टेक्नोलॉजी होती है, जिसमें हम एटमॉस्फेयर से एयर को कैप्चर करते हैं, फिर इसको एक तरीके से बाईपार्टीशन करेंगे, फिल्टर करेंगे या अलग अलग करेंगे, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को अलग अलग और रेस्ट ऑफ द एयर को अलग रख देते हैं। रेस्ट ऑफ द एयर गोज आउट आफ्टर कंडेंसिंग इट, तो वो टेम्परेचर कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम कैप्चर करके मल्टीपल यूजेस में इसको यूज कर सकते हैं, जैसे इसको डायरेक्टली हम अर्थबाउंड सिस्टम्स में ही डाल दें, जो एक्सकेवेटेड अर्थबाउंड सिस्टम से खाली पड़े हुए माइंस है उन सब में डालते हैं, तो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड वहां फिक्स हो जाती है। या स्टोन्स एटसेट्रा, बिल्डिंग मटेरियल्स एटसेट्रा बनाने में काम कर ले, प्लास्टिक एक्सेट्रा और मैन्युफैक्चरिंग में भी काम हो सकते हैं, जिससे क्या होगा कि हम नया कोई ऑर्गेनिक मैटर यूज करके नहीं करेंगे, इनफैक्ट हम अपने एटमॉस्फेयर में ही जो वेस्ट पड़ा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड है उसी को यूज करके प्लास्टिक बना रहे हैं, एक जगह पर ला करके फिक्स कर रहे हैं, ये भी किया जा सकता है। पैकेजिंग इंडस्ट्री के लिए भी इस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज किया जा सकता है। जेम्स एंड ज्वेलरीज एटसेट्रा यहाँ से बनाई जा सकती है। इनफैक्ट इसी से फ्यूल सिस्टम्स का फॉर्मेशन भी किया जा सकता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फ्यूल्स कैन बी सिंथेसाइज्ड, जो कि गैसियस फ्यूल सिस्टम जैसे हो सकते हैं। तो यहाँ पर इट इज अ वे ऑफ कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन, ऑफ कोर्स, क्योंकि ये एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करता है, तो जहां कैप्चर हुआ कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से वो सीक्वेस्ट्रेशन हो जाता है। राइट, इट इज अ वैल्यूएबल अप्रोच फॉर प्लास्टिक प्रोडक्शन एंड इन फूड प्रोसेसिंग, यस हो सकता है, और इंडस्ट्रीज की कॉस्ट को कम कर सकता है। इन एविएशन इट कैन बी यूज्ड फॉर
it can be a source of carbon for combining with hydrogen to create synthetic low carbon fuel. बिल्कुल fuel systems को बनाया जा सकता है इससे. So इसमें आंसर हम देखेंगे all of them 1, 2 and 3 all of them are correct for this. Right. Next जो क्वेश्चन आया बायोडाइवर्सिटी से, एक क्वेश्चन जो हमको देखने मिला, ये करंट का क्वेश्चन है. देयर इज अ वैरायटी ऑफ स्पाइडर्स which has been into news, which has been found in the dry deciduous forest of Andhra Pradesh. Right, it is a kind of black bluish type of spider which has been seen, which is called as the peacock tarantula or gooty tarantula. Gooty tarantula इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जिस जंगल में ये रहती है, जहां पर जिस तरीके से उस जंगल का जो फॉर्मेशन है वो उस जंगल का फॉर्मेशन ही गूटी जंगल जैसे बोलते हैं, इसलिए गूटी स्पाइडर बन जाती है या गूटी टेरेंटुला बन जाती है. पीकॉक टेरेंटुला इसका नाम क्यों? क्योंकि इसका जो अपीयरेंस है पीकॉक जैसा है, ब्लूइश ब्लैकिश अपीयरेंस बनता है. राइट, 3 स्टेटमेंट्स है इसमें. पहला स्टेटमेंट जो चैलेंज कर सकता था अगर इसके बारे में हमको नहीं पता है तो, राइट, जिसमें ये बोलता है कि इट स्पीक्स अबाउट वन पर्टिकुलर थिंग दैट इट इज एन ओमनिवरस crustacean. No, it is not a crustacean, in fact it is a spider. So ये गलत हो जाता है यहाँ पे. राइट, क्रस्टेशियंस इंसेक्ट्स में आ जाते हैं, बट ये क्रस्टेशियन इंसेक्ट नहीं है, एक स्पाइडर इंसेक्ट है. Its natural habitat in India is only limited to some forest regions. Yes, ये हो सकता है और ये करेक्ट हो सकता है, क्योंकि ये करेक्ट ही है, क्योंकि इसकी जो ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन है वो आंध्र प्रदेश के फॉरेस्ट में है, डेसिडियस फॉरेस्ट में. In its natural habitat, it is arboreal species. Arboreal means the one which is living on tree living species. तो ये भी correct है. इसका statement number 2 and 3 correct है. First is not correct. Right? Next अगर बात करेंगे, then we have a question on the carbon dioxide emission and its quantification. अभी ये स्टेटमेंट ये भी फैक्चुअल बेस है, लेकिन इसका इन्फरेंस हमको पता होना चाहिए इस तरीके के क्वेश्चंस का. कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन इन इंडिया इज लेस देन 0.5 टन्स कार्बन डाइऑक्साइड पर कैपिटा. इनफैक्ट ये अभी रिसेंट में 1.94 से 2.1 मीट्रिक टन्स पर कैपिटा रहा है, पर पर्सन रहा है. राइट, ये फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 22, 23, 24 ये रेंजेस में कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है इंडिया का, जो हमको देखने के लिए मिलता है. सेकेंड, तो ये स्टेटमेंट नंबर 1 गलत हो जाता है. सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है इन टर्म्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्यूल कंबशन, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन फ्रॉम फ्यूल कंबशन, इंडिया रैंक्स सेकंड टू इन एशिया पैसिफिक रीजन. ऑफ कोर्स चाइना है, चाइना के बाद इंडिया है. थर्ड, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट प्रोड्यूसर्स आर द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन इन इंडिया. यस, इलेक्ट्रिसिटी सबसे बड़ा ही है. इनफैक्ट हमारे एमिशंस के मेजॉरिटी 60% के लगभग यहां से निकल करके आ जाते हैं, इसलिए इसका आंसर होना चाहिए 2 and 3. राइट, नेक्स्ट, ये फैक्चुअल क्वेश्चन था, लेकिन इन्फरेंसेस को पता करना जरूरी होता है, और कई बार अगर ऐसे क्वेश्चंस हमको डाउटफुल लगते हैं तो हमें नहीं चेज करना चाहिए. कुछ क्वेश्चन छोड़ने वाले भी होते हैं, छोड़ देने चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करता है बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी या बायोडाइवर्सिटी को, जिसमें हर्ब्स और श्रब्स के बीच का डिफरेंस पता होना जरूरी होता है. राइट, जनरल अंडरस्टैंडिंग. नहीं भी पता है तो फिर ये इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, नहीं तो कुछ नहीं. हर्ब्स क्या होते हैं? छोटे होते हैं, पतले स्टेम वाले होते हैं, हाइट ज्यादा नहीं होती. श्रब्स क्या होते हैं? थोड़े से कंपैरेटिवली लंबे होते हैं, इनका जो स्टेम होता है वो वुडी होता है श्रब्स का, जबकि हर्ब्स का जो स्टेम होता है वो फ्लेक्सिबल होता है. जब यहां पर देखेंगे तो कैसावा साउथ अमेरिका में ग्रो होता था, अब ट्रॉपिकल रीजन्स में भी ग्रो होता है, एक वुडी श्रब के जैसे काम करता है. हाँ, कसावा एक मोटी डंडी वाला प्लांट है. जिंजर बेसिकली एक छोटा सा हर्ब है, जमीन के नीचे होता है, बेसिकली रूट का मॉडिफिकेशन है, लेकिन इसके पास एक छोटा सा स्टेम होता है जिसको सूडो स्टेम बोलते हैं. ये करेक्ट है. मालाबार स्पिनिक, इट इज अ हर्बेशियस क्लाइंबर. क्लाइंबर मतलब जो लॉन्ग किसी एक सपोर्ट को लेकर के बढ़ते हैं. तो ऑफ कोर्स ये हर्ब है, क्योंकि इसका जो स्टेम है वो फ्लैशी है, वुडी नहीं है, और साथ में क्या है, किसी एक मैकेनिकल सपोर्ट को लेकर के आगे बढ़ चलता है या ऊपर की ओर बढ़ता है, तो ये क्लाइंबर हो गया, ये करेक्ट. मिंट इज एन एनुअल श्रब.
तो यहाँ पे दो चीजें हैं, मिंट कभी भी एनुअल नहीं होता। एनुअल का मतलब क्या, वंस इन एन ईयर ग्रो होने वाला, लेकिन ये वंस इन एन ईयर ग्रो होने वाला नहीं है, ये पेरिनियल है, एक बार अगर लगाओ तो 2 साल चलता है। श्रब तो है लेकिन एनुअल नहीं है, पेरिनियल है, इसलिए ये गलत हो जाता है। पपाया, पपाया इज अ वुडी श्रब, राइट, ये भी वुडी श्रब के जैसा नहीं होता पपाया, राइट। तो यहां पर 1, 2 एंड 3, ये 3, ओनली 3 इसका आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पूरे क्वेश्चन पेपर का है, दैट स्पीक्स अबाउट, ये भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, रेन फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस मोर ऑक्सीजन देन प्रोड्यूस्ड बाय ओशंस। नहीं, अर्थ पर सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस, इनफैक्ट 60 से 70% फोटोसिंथेसिस होता है फाइटोप्लैंक्टन्स ऑफ द ओशंस का। टेरेस्ट्रियल फोटोसिंथेसिस से ज्यादा ओशंस का फोटोसिंथेसिस है। तो ऑक्सीजन प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा किससे, किसका, ऑक्सीजन प्रोडक्शन होगा ज्यादा ओशंस का। तो 50% से ज्यादा ऑक्सीजन प्रोडक्शन होता है ओशंस में, और थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम होता है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में। इसलिए स्टेटमेंट नंबर 1 करेक्ट नहीं है। स्टेटमेंट नंबर 2 देखेंगे, मरीन फाइटोप्लैंक्टन्स एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस 50% ऑफ द वर्ल्ड्स ऑक्सीजन, बिल्कुल अभी हमने बात किया, करेक्ट है। नंबर 3 बोलता है वेल ऑक्सीजनेटेड सरफेस वाटर कंटेन्स सेवरल फोल्ड्स हायर ऑक्सीजन देन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, बिल्कुल गलत है। अगर हम वाटर में देखेंगे तो मैक्सिमम हमको मिलती है 8 मिलीग्राम पर लीटर एयर, जबकि एटमॉस्फेरिक कॉन्सेंट्रेशन की बात करोगे 210 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ द एयर है। तो बहुत डिफरेंसेस हैं एटमॉस्फेयर और एरेटेड वाटर में। एरेशन कितना भी हो जाएगा, एटमॉस्फेयर से ज्यादा ऑक्सीजन यहां पर नहीं हो सकती। तो स्टेटमेंट नंबर 3 भी गलत हो जाता है। इसमें सिर्फ हमको देखने मिलता है स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट एंड दैट बिकम्स द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ओवरऑल जब हम देखते हैं तो इस बार एनवायरनमेंट का नेचर थोड़ा सा इन्फ्रेंस बेस्ड रहा है। इंफॉर्मेशन है तो इंफॉर्मेशन को चर्न आउट करो, चर्न आउट करने के बाद लिंक करो, और उस लिंक्ड इंफॉर्मेशन से आंसर्स को निकालो, उन आंसर्स को पढ़ो, समझो, वही इसका इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस रहे। ट्रेडिशनली जैसा यूपीएससी का पेपर रहा है उसके कंपैरिजन में अगर हम इस पेपर को देखेंगे तो ये पेपर दिखने में इजी दिखता है, इट इज इजी, द क्वेश्चंस आर इजी, बट जब आप डीप रूट अंडरस्टैंडिंग में जाते हो ना, तो ये वो वाला पेपर है जो कंफ्यूज ज्यादा करता है। इसलिए नेगेटिव मार्किंग के चांसेस इस पेपर में ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि टॉपिक्स इजी दिखते हैं, लगता है कि हमने पढ़ा है और आसानी से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, लेकिन जब जो सिली मिस्टेक्स हैं, छोटे छोटे मिस्टेक्स हैं, जब वो बढ़ती हैं तो नेगेटिव मार्किंग्स को बढ़ाती हैं। ओवरऑल जैसा पेपर और भी सब्जेक्ट्स में आपने देखा होगा एक्सप्लेनेशन, इन सारे एक्सप्लेनेशंस को देखें तो लगता नहीं है कि इस बार भी मार्किंग 95, 96 से ऊपर जाने वाली है। अच्छा पेपर है, आसानी से हो सकता है। जिन बच्चों ने अपने मार्किंग को 55, 60, 65 इन बेंचिंग में रखा है और ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर आंसर्स लगाए हैं, नेगेटिव मार्किंग्स कम रही हैं, उनका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, उनको अपनी मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस।